वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम 11th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे 10th क्लास है, ग्रेजुएशन है, बीएससी और आईआईटी जैम वगैरह की क्लासें हमने शुरू कर दी है। लगभग लास्ट वीक में स्टार्ट की थी हमने। आज से हम 11th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पे। आप एक तो हमारे पास हमने ऐप बनवा रखी है, आप प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स इस नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगी, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। उसको आप डाउनलोड करके हमसे सीधा जुड़ सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक पेज भी हमारा यही इसी नाम से है, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे सीधा जुड़ सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से। यूट्यूब चैनल भी हमारा है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से, और फेसबुक पेज भी हमारा है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो। और स्टार्टिंग के जो कुछ वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और फेसबुक पेज पे भी आपको सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद के जो आगे के वीडियोज है या कंप्लीट आपको अगर सिलेबस देखना हो तो आपको फिर ऐप के थ्रू हमसे जुड़ना होगा। आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ है वो स्टडी मटेरियल में फ्री अवेलेबल है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो, या जितने भी वीडियोज़ आपको देखने हैं वहाँ से आप देख सकते हो। उसके आगे के वीडियोज़ आपको देखने हो तो फिर आपको बैच में ऐड करना पड़ेगा, वो बात की प्रोसेस है। पहले आप हमसे डायरेक्ट यहाँ तक जुड़ो, उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से हम आगे का सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसमें जैसे टोटल जो नंबर ऑफ़ चैप्टर है वो 16 है। 16 चैप्टर आपको दे रखे हैं। तो हम चैप्टर वाइज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला फिर दूसरा तीसरा इस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो आप पर चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको मान लो कि आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ने, तो आप सिर्फ एक 8वां चैप्टर भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप कंप्लीट सिलेबस भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको सारे अवेलेबल होंगे। आपको चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे मान लो कि आपको सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप सिर्फ 6 चैप्टर ही परचेज कर सकते हो। और आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस भी आप परचेज कर सकते हो। वो सारे बेनिफिट आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट या समुच्चय, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं प्रदीप बादू, जो हमारे इंस्टीट्यूट है इसको प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम पिछले 2 साल से संचालित कर रहे हैं। पहले हम ऑफलाइन क्लासेज लेते थे, इस बार हम ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर रहे हैं। तो अभी लास्ट वीक हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हमारा, तो काफ़ी बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जुड़ो और आगे भी अपने फ्रेंड्स को इसमें जोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें और बच्चों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। इसके बाद मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा गांव है वहाँ से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी आईआईटी दिल्ली से है। और उसके बाद हम 2017 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कंप्लीट हुई थी आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद हमने कोचिंग में स्टार्ट कर दिया हमारा। उसके बाद अब हम ऑनलाइन क्लासेज है वो 2020 में स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 के चलते हमने जितने भी हमारी क्लासेज है उन सभी को हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं।
तो थ्रू आउट आपका सिलेबस चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। उसके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास जितने भी आपके वीडियोज़ हैं, जितने भी आपने कोर्स परचेज किया है, वो आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको अवेलेबल रहेगा हमारी ऐप पर। आप उस एक वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देख सकते हो। तो और उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हो कि कोई एक स्पेशल वीडियो है पर्टिकुलर जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको एक बार और रिवाइज कर सकते हो। तो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई थ्योरी समझ में नहीं आई, तो आप वो भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हो, आपको वो दोबारा करवा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जितने भी आपके पास लेक्चर होंगे वो लाइव क्लासेज भी होगी और रिकॉर्डेड क्लासेज भी होगी, वो भी आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। जो लाइव क्लास होगी वो आपको ऐप में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। जैसे मान लो कि आपने कोई क्लास बीच में मिस कर दी तो वो आपको ऐप में रिकॉर्डेड टाइप से आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, समुच्चय या सेट्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो सेट की अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी का जो आप बोल सकते हो कि सेट फादर ऑफ सेट थ्योरी या सेट थ्योरी के पिता बोल सकते हो, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उनको माना जाता है। तो कैंटर ने सेट थ्योरी को काफ़ी वाइड टाइप से इसको फैला दिया था। उनके काफ़ी मतलब रिसर्च पेपर साइंस में, तो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना अभी, वो जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे इनको जॉर्ज कैंटर के जो पेपर्स हैं या जो भी रिसर्च वर्क में जाओगे तब आप उनके पेपर्स वगैरह के बारे में देख सकते हो। पर अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि सेट क्या होता है, सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस टाइप के होते हैं, उन पे ऑपरेशन हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो a well defined collection of objects is called a set। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। A well defined collection of objects is called a set। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है well defined, तो ये हिंदी में अगर बात करें तो सुपरिभाषित, इसका मतलब क्या है? ये जो एक लाइन है छोटी सी, ये सभी याद कर लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं इसको, पर इसका मतलब समझो। सुपरिभाषित या वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसको सही तरीके से परिभाषित कर सको, वो आपके कलेक्शन में प्रेजेंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा, इसके बारे में आपको किसी टाइप का कन्फ्यूजन ना हो, किसी टाइप का आपको ये ना हो कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। इस टाइप की चीज़ें अगर आपके पास ना आए तो हम बोलेंगे कि वो आपका कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन कलेक्शन अगर है तो हम उसको एक समुच्चय बोल देंगे, एक सेट बोल देंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा, जैसे नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 6 से छोटी है। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 6 से छोटी है।
तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मान लो इसको S नाम दे दिया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। हमने सिर्फ छोटी संख्याओं की बात की है, लेस देन नंबर्स की बात की है, इक्वल की बात नहीं करनी, 6 के बराबर भी संख्या नहीं लेनी, मतलब आपको आपके जो ये कलेक्शन है इसमें 6 नहीं आएगा। ये आपके पास वेल डिफाइन है। आप कोई भी एक नेचुरल नंबर लेके आओ, जैसे मैंने मान लिया कि नेचुरल नंबर है वो 36 है, 36 ले लिया, तो 36 जो है वो 6 से छोटा नहीं है, और अगर वो 6 से छोटा नहीं है तो हमारे कलेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप इसको ये जो आपका सेट है, ये जो आपका कलेक्शन है, ये वेल डिफाइन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे मान लो कि आपने एक नंबर ले लिया 5/7, तो 5/7 है, वो आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर ही नहीं है, एक प्राकृत संख्या ही नहीं है, तो वो भी हमारे कलेक्शन में नहीं आएगा। कोई भी आप नंबर उठाओ, जैसे आपने ले लिया 2.3, तो 2.3 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, 6 से छोटा तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो भी हमारे कलेक्शन में नहीं आएगा। आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया जैसे 7, तो 7 है, वो नेचुरल नंबर तो है पर 6 से छोटा नहीं है, तो वो भी हमारे कलेक्शन में नहीं आएगा। तो आप कोई भी नंबर लेके आओ, हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कोई भी नंबर 6 से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस टाइप का इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ ये नंबर हमारे कलेक्शन में है और ये नंबर हमारे कलेक्शन में नहीं है। तो इस प्रकार के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम बोलेंगे एक सेट या एक समुच्चय। इसी टाइप से अगर मैं ये बोलूं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन आवर क्लास who got 80% marks in 10th क्लास। क्यों, आप सारे आप 11th में पढ़ रहे हो तो भी ऐसा है कि 10th क्लास तो क्लियर कर ही ली होगी, तो उन सभी स्टूडेंट्स का या कलेक्शन ऑफ, ये बोल सकते हैं कि उन सभी हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में उन विद्यार्थियों का संग्रह जिनके 10वीं कक्षा में 80% अंक आए हैं। तो आप देख सकते हो, आप कोई भी एक स्टूडेंट को लेके आओ, मैं उससे परसेंटेज पूछूंगा, अगर उसके 80% मार्क्स है तो हमारे कलेक्शन में वो प्रेजेंट होगा, और अगर 80% मार्क्स नहीं है तो हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें भी आप जो चीज़ है, वो जो भी आपका कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, क्योंकि किसी भी टाइप का इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है, मैं उसके परसेंटेज पूछूंगा और मैं उसके परसेंटेज जैसे बताएगा तो मैं फाइनल कर दूंगा कि वो तो या तो हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो किसी भी टाइप में, अब कोई भी स्टूडेंट है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो जो 80% है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या तो होंगे या नहीं होंगे, दो ही केस है, हो सकते हैं नहीं हो सकते, इस टाइप की बातें हैं वो यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो आपके पास एक समुच्चय बनेगा, एक सेट बनेगा। इसी टाइप से और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो एक और आपके पास कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ all animals which are harmful for human beings, उन जानवरों का समुच्चय या का संग्रह जो इंसान के लिए खतरनाक है। तो ये जो आपका कलेक्शन है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हो कि ये वेल डिफाइन है कि नहीं है?
कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, वो सभी जानवर जो इंसान के लिए खतरनाक होते हैं। तो देखो आपके पास कोई भी एक जानवर, जैसे मान लो कि कुत्ता है, तो अगर हम कुत्ते की बात करें तो अगर वो आपका पालतू कुत्ता है तो वो आपके लिए तो हानिकारक नहीं है, वो खतरनाक नहीं है, पर वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है ऐसा। या जैसे मान लो कि जो शेर होते हैं वो खतरनाक है, पर जो सर्कस वाले हैं वो शेर को पालते भी हैं, ठीक है। या जैसे हाथी की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जो अगर आप किसी पर्यटक स्थल पे जाते हो, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो, तो वहाँ पे हाथियों की सवारी कराते हैं। वो अब खतरनाक नहीं है, वही अगर हाथी बिदक जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कोई भी जानवर आपके कलेक्शन में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो। आप ये नहीं बता सकते कि ये जानवर पक्का हमारे इस कलेक्शन में है, ये जानवर नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी जानवर है वो खतरनाक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस प्रकार की चीज़ें अगर आए तो ये जो हमारा कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं रह पाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन है वो एक सेट नहीं बनेगा। कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइन नहीं है, तो आपके पास ये एक सेट नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ एक कलेक्शन रहेगा, ठीक है। या इसी टाइप से मैं ये बोलूँ कि हमारी क्लास में उन विद्यार्थियों का संग्रहण जिसके 11th क्लास में 80% बनेंगे। तो अभी तो आप जस्ट आए हो, अब हमें नहीं पता कि किस स्टूडेंट के 80% बनेंगे और किसके नहीं बनेंगे। ये भी आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइन नहीं है। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को पूछूं कि बताओ तुम्हारे 11वीं क्लास में 80% बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो वो कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। तो ये भी चीज़ है वो वेल डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक कलेक्शन तो है, क्यों पूछ सकता हूँ स्टूडेंट से, वो अपनी अपनी राय देंगे, पर वो वेल डिफाइन नहीं रहेगा, इससे वो एक सेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो सेट होता है उसको लिखने के दो टाइप के मेथड होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो समुच्चय को दर्शाने के दो रूप हैं। we can denote set as two types। दो टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसमें पहला आपके पास है रोस्टर फॉर्म, हिंदी में भी इसको रोस्टर रूप बोलते हैं, और सेकंड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो टाइप से आप किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हो। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका एक कलेक्शन। तो अगर आप उसके रोस्टर फॉर्म की बात करो तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हम जो जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उनको जो ये मंझला ब्रैकेट होता है, जो कर्ली ब्रैकेट होता है, इसमें हम सारे नंबर्स की एक लिस्ट बना देंगे। जैसे 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आप जितने भी नंबर हैं उनकी एक लिस्ट बना दोगे तो वो फॉर्म है वो आपके पास रोस्टर फॉर्म कहलाती है। इसमें जितने भी अवयव हैं वो सारे हम लिख देंगे तो वो आपके पास एक रोस्टर फॉर्म कहलाएगी,
ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या करेंगे कि हम इस सेट है उसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो इसमें आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन 6। तो ये आपके पास आ गया वो सारे प्राकृत संख्याएं जो 6 से छोटी हो। तो ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म और ये आपके पास है रोस्टर फॉर्म। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म लिखो तो एक अवयव को एक ही बार लिखना है, उसकी पुनरावृत्ति या उसकी रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। आपको एक अवयव को एक ही बार लिखना है। जैसे मान लो कि एक आपके पास समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 इस टाइप के मान लो कोई एलिमेंट है। तो इसका जब आप रोस्टर फॉर्म लिख रहे हो तो 1 2 3 और 4 बस इतना लिखना है। जो एक है उसको आपने 3 बार लिखा है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है। एक एलिमेंट को एक बार लिखना है। अगर वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम बाकी को हटा देंगे, सिर्फ उसमें से एक बार लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 को 3 बार लिखा था तो सिर्फ एक बार लिखना है। 2 2 बार था तो हमने एक बार लिखा, 3 3 बार था तो एक बार लिखा, 4 4 बार था तो हमने एक ही बार लिखा। तो हर एक एलिमेंट है वो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक ही बार लिखना है, आपको एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना। और सेट बिल्डर फॉर्म में तो एलिमेंट को लिखना ही नहीं है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन आपको देनी है, उसको परिभाषित करके छोड़ दो कि इस प्रकार से है कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 रूप हैं इसके, एक रोस्टर फॉर्म और एक आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की जो कलेक्शन है, जैसे मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह, तो ये भी आपके पास जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश में उनका जो कलेक्शन है वो भी आपके पास वेल डिफाइन ही है। कौन कौन से होंगे? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो A-E-I-O-U, तो ये 5 होंगे। यही अगर आपको सेट, ये तो आपके पास हो गया रोस्टर फॉर्म। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो हम सीधा लिख देंगे वोवल्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जो भी अंग्रेजी के वोवल्स हैं उनका एक कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ तक ठीक है? कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो डायरेक्ट आप कमेंट के थ्रू या चैट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे एक इक्वेशन दे दी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या आ गए 2,3। तो जो आपका सेट है वो बन गया 2,3। ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाओगे सीधा लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू मतलब x सच दैट x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये तो आपके पास आ गया रोस्टर फॉर्म। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना हो तो आपके पास आ जाएगा s इक्वल टू x सच दैट x इज रूट ऑफ या x सच दैट x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वो सारे x जो इसको संतुष्ट करते हो तो वो क्या आएंगे, इसके रूट ही आएंगे। तो 2,3 भी आएगा। तो ये आपके पास x है, ये इस 2,3 अगर लिखते हो तो रोस्टर फॉर्म और इस टाइप से लिखते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म। इसी टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा
नंबर सिस्टम तो सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। सबसे पहले आपके पास जैसे हो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ये कौन से होगी आपके पास, इसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे। इसके बाद हम अगर बात करें होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में आपके पास क्या होगा, इसको हम W से लिखते हैं तो ये 0 और आ जाता है इसमें, 0 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखे होंगे सारे। इसको हम Z से या इसको I से डिनोट करते हैं। कुछ किताबें इसको Z लिखती है, कुछ किताबें इसको I लिखती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ ये इनका रोस्टर फॉर्म है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ ये इनका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं ये n लिख देता हूँ इसका मतलब ये आपके पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, z का मतलब ये इंटीजर्स का एक सेट है। इसी टाइप से अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, ये आपके पास आ गया प्रिमेय संख्याएं। तो प्रिमेय संख्याएं इसको हम q से लिखते हैं, इसमें एलिमेंट्स आते हैं p/q, q नॉट इक्वल टू 0, और जो p और q है ये आपके पास पूर्णांक होने चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत सारे लोग हैं वो इसको छोड़ देते हैं, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो HCF है P और Q का वो 1 होना चाहिए, ठीक है। P/Q के फॉर्म में इसको लिखेंगे, Q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, P और Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P आपके पास एक इंटीजर होना चाहिए और Q है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस जो आपने इतनी चीज़ लिखी है इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, P आपके पास Z होना चाहिए, मतलब P है वो इंटीजर होना चाहिए, और Q है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अगर नेचुरल नंबर हो गया तो Q नॉट इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि Q है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, ठीक है। और इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है, जो HCF है वो 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो उसमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हो, एक से ज़्यादा बार आप नहीं लिखते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो एक नंबर है 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, इस टाइप से लिखते जाओगे। तो आपके समुच्चय में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये तो एक ही एलिमेंट को आप अलग अलग रूप में लिखते जा रहे हो, तो आपको लिखना तो एक ही एलिमेंट है इन सब की जगह, तो वो आएगा 1/2, 1/2। क्यों, क्योंकि इसका जो HCF है वो आपके पास 1 आ रहा है। HCF और कई लोग इसको GCD भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब एक ही है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही चीज़ है। तो इन सभी एलिमेंट इसमें अगर देखोगे तो इनका जो GCD है या HCF है वो 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो सिर्फ जो ये पहला एलिमेंट है 1/2, इनका ही जो HCF है वो 1 आएगा। तो ये सारे एलिमेंट ना आके सिर्फ 1/2 हमारे इस समुच्चय में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रिमेय संख्याएँ तो है, 2/4 भी प्रिमेय संख्या है, 3/6 भी प्रिमेय संख्या है, पर अगर हम प्रिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो उनमें ये नहीं होंगे। उस समुच्चय में सिर्फ 1/2 होगा, क्योंकि हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम प्रिमेय संख्या की बात करें तो वो अलग है, अगर हम प्रिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो वो अलग है। तो अगर प्रिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात करोगे तो उनका जो HCF है, उनकी जो GCD है वो 1 होनी चाहिए, जबकि अगर सिर्फ प्रिमेय संख्या की बात करें तो वहाँ पे GCD 1 होने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि 5/10 भी क्या है? एक प्रीमेय संख्या है। 3/6 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है। 1/2 क्या है? प्रीमेय संख्या। तो ये प्रीमेय संख्याएं तो है, पर प्रीमेय संख्याओं के समुच्चय की जब बात करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट को एक बार लिखना है, इसलिए बाकी एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम ये कर देंगे कि GCD या HCF है वो 1 आ रहा है, तो अब ये सारे के सारे नंबर है वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, या आप लोगों ने एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी रेशनल नंबर्स की, कि 10th क्लास में भी थी, एक रियल नंबर नाम से चैप्टर था, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ़ इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक जो रियल एक नंबर है वो आपके पास एक प्रीमेय संख्या होगा अगर उसके दशमलव प्रसार में इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये या तो दशमलव के बाद रुक जाए, शांत प्रसार की जो बात करते थे, या ये आवर्ती अशांत प्रसार हो। दो टाइप के प्रसार थे, एक शांत और एक अशांत। शांत का मतलब था कि दशमलव के बाद वो भाग है वो रुक जाए, अशांत का मतलब था कि वो चलता जाए। अब अशांत भी दो प्रकार के थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो अनावर्ती वाला जो नंबर है वो अप्रिमेय संख्या हो जाती है, जबकि आवर्ती वाला है वो प्रीमेय संख्या होती है। तो अगर अशांत है तो वो आवर्ती अशांत होना चाहिए, अनावर्ती अशांत नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपके पास अनावर्ती अशांत हो गया तो वो आपके पास एक अप्रिमेय संख्या बन जाएगी। तो अप्रिमेय संख्या की परिभाषा भी यहाँ से दे सकते हो कि एक संख्या है वो आपके पास इरेशनल नंबर होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी अगर उसके दशमलव प्रसार है उसमें वो अनावर्ती अशांत प्रसार हो तो वह संख्या अप्रिमेय संख्या कहलाती है। ए नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो ना तो रिपीट करे और ना ही ख़त्म हो, टर्मिनेट करे, तो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा रियल नंबर। तो जो भी आपके पास रियल लाइन होती है उसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो एक रियल नंबर होता है। ये आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था। तो इसके बाद जैसे अगर हम बात करें अगर हम रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्याएं, इसको हम R से लिखते हैं। तो प्रत्येक प्रीमेय व अप्रीमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। Each rational and irrational number is called its real number। आपके पास कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर है तो उसको हम प्रीमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे अब अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि Q प्लस का मतलब क्या है? धनात्मक प्रीमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसी टाइप से अगर हम Z प्लस की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपके पास है। ठीक है, तो ये कुछ एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट है, जो हमारे पास कुछ मानक समुच्चय हैं, उनकी बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि x² + x - 2 = 0 के हल का रोस्टर रूप लिखिए। कुछ उदाहरण दे रखे हैं छोटे छोटे।
इसमें दे रखा है समीकरण के हल का समीकरण, ये पहला उदाहरण दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का रोस्टर रूप लिखिए। राइट डाउन, राइट दे रोस्टर फॉर्म ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस समीकरण के रूट आपको निकालने हैं। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप कैसे करते थे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, जैसे एक सीरीधरातार या फॉर्मूला भी था आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते थे जिसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था। ये आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस, ये आ गया √9 अपॉन 2। तो x का मान आ गया -1 प्लस 3/2 और -1 माइनस 3/2। तो यहाँ से अगर करोगे तो ये आ गया 1 और यहाँ से करोगे तो -2। तो जो हमारे पास समुच्चय बनेगा S वो 1, -2 बनेगा। तो ये आपके पास रोस्टर रूप है इस इक्वेशन का, ठीक है। इसी टाइप से एक और दे रखा है कि समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 के रोस्टर रूप को लिखिए। जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल सेकेंड, ये दे रखा है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 का रोस्टर रूप लिखिए। ये आपके पास दे रखा है। तो इसमें वो सारे x आ रहे हैं जो इंटीजर भी हैं और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और उनका जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे आप देख सकते हो। जैसे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो, 1 ही आएगा, 40 से छोटा है तो ये हमारे इस सेट में प्रेजेंट होगा। इसके बाद दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 भी क्या है 40 से छोटा, तो ये भी हमारे कलेक्शन में आएगा। इसी टाइप से 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 है वो 40 से छोटा है। अगर 36 40 से छोटा है तो हमारे कलेक्शन में आएगा। अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49 तो 49 है वो 40 से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो हमारे कलेक्शन में नहीं आएंगे। तो ये आपके पास इस समुच्चय में 6 एलिमेंट आएंगे। इसी प्रकार से और हमें दे रखा है कि एक समुच्चय दे रखा है, एग्जाम्पल 3, S बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 37 इस टाइप से हमें दिया हुआ है। और हमें क्या करना है इसमें कि का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। तो इस सेट की राइट सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, ये आपको लिखना है। इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है आपको। तो इसमें अगर देखोगे तो देख सकते हो कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं। ये आपके पास 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इस टाइप से ये चलता जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे S बराबर x। इसमें वो सारे x आ रहे हैं सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। x है वो n स्क्वायर के बराबर है, जहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो जैसे आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, जैसे आपने मान लो 5 ले लिया तो 5 का स्क्वायर 25, तो x का मान आ गया 25 तो वो हमारे सेट में होगा। जैसे n का मान 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 तो x का मान 1 आ गया तो वो भी हमारे समुच्चय में है।
तो इस टाइप से जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका हम स्क्वायर करते जाएंगे, x का मान मिल जाएगा और वो x हमारे समुच्चय में प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। चल, इसके बाद शायद एक क्लास के लिए ठीक है इतना, नहीं तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप क्वेश्चंस की ट्राई करना, जितने क्वेश्चन हो जाएं ठीक है, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट के थ्रू या कमेंट के थ्रू, चाहे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या डायरेक्ट ऐप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।